यूरोप में राष्ट्रवाद, ये एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्रवाद है। ठीक है, इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। पूरा चैप्टर कवर किया गया है एक क्वेश्चन के पैटर्न में। ठीक है, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन आंसर इस पैटर्न में पूरी एनसीईआरटी को कवर किया गया है। तो हम शुरू करते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सही ढंग से क्लियर हो जाता है क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम शुरू करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी कलाकार जिसने 1848 ईस्वी में, कब, फ्रांसीसी का एक कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उसका क्या नाम था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो वह था फ्रेडरिक सारिउ था। कौन था? फ्रेडरिक सारिउ था। कब बनाया था? 1848 में। और कहाँ का कलाकार था? फ्रांस का कलाकार था। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। उसके सपने के संसार का निर्माण किस आधार पर किया था? यानी जो फ्रांस का कलाकार था फ्रेडरिक सारिउ, उसने किस आधार पर बनाया था? सपनों के संसार के आधार पर बनाया था। तो जो उसने सपने के संसार के आधार पर जो 4 चित्रों की श्रेणी बनाई थी, उसमें किस आधार पर बनाया था? तो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के आधार पर। यानी कि जो उसने कल्पना की थी एक संसार की ऐसा संसार होगा, उस कल्पना के आधार 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। किस आधार पर? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के आधार पर। अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट रेनन क्या था? दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था अर्नेस्ट रेनन? फ्रांस का था। अर्नेस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में भाषण दिया था? तो 1882 ईस्वी में सबान विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? सबान विश्वविद्यालय में 1882 ईस्वी में इसने भाषण दिया था। किसने? अर्नेस्ट रेनन ने। अर्नेस्ट रेनन के व्याख्यान को किस नाम से एक निबंध ग्रंथ के रूप में छापा गया? तो राष्ट्र क्या है, यानी कि किस नाम से राष्ट्र क्या है ये ग्रंथ में के निबंध ग्रंथ के रूप में छापा गया था? किसके? अर्नेस्ट रेनन की व्याख्या को। किसकी व्याख्या को राष्ट्र क्या है नाम से छापा गया था? तो अर्नेस्ट रेनन की व्याख्या को। और आबेसीए ने किस व्याख्या के आधार पे किसका पूछा था, क्वेश्चन किया था? तो उसने पूछा था तीसरा स्टेटस क्या है, तीसरा ये स्टेटस क्या है, किसने पूछा था? तो आबेसीए ने पूछा था। और किसने पूछा कि राष्ट्र क्या है जिसके व्याख्या को संकलित किया गया था? तो वह था अर्नेस्ट रेनन का। ये चीज़ ध्यान रखनी है। रेनन ने किस बात की आलोचना की थी अपनी व्याख्या में? तो रेनन ने राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, इस बात की आलोचना की थी। किस बात की? कि राष्ट्र जो है वह समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रेनन ने जो कहा था किस बात की व्याख्या की थी? जैसे आज के समय में कहा जाता है ना कि राष्ट्र जो है वह समान भाषा है, समान नस्ल है, समान धर्म या समान क्षेत्र के जो बनता है वो राष्ट्र कहलाता है। तो इस बात की आलोचना की थी। किसने? रेनन ने की थी। रेनन ने राष्ट्र को क्या माना था? जब रेनन ने राष्ट्र की आलोचना कर दी कि समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म को राष्ट्र नहीं माना जा सकता, तो रेनन के मामले में राष्ट्र क्या होता है? तो इसके मामले में कहता है कि राष्ट्र जो है वह एक बड़ी और व्यापक एकता है। क्या है? राष्ट्र जो एक बड़ी और व्यापक एकता है, यानी कि लार्जी स्केल सोलिडेरिटी। क्या कहा था? लार्ज स्केल सोलिडेरिटी कहा था। यानी कि राष्ट्र जो है एक बड़ी और व्यापक एकता है। किसने कहा था? रेनन ने कहा था। रेनन के अनुसार राष्ट्र का अस्तित्व क्या है? तो रेनन के अनुसार राष्ट्र का अस्तित्व है रोज होने वाला जनमत संग्रह। किसके अनुसार ये बात कही जा रही है? तो रेनन के अनुसार कही जा रही है। स्वतंत्रता की गारंटी कब तक बनी रहेगी? जब तक राष्ट्र का अस्तित्व रहेगा तब तक स्वतंत्रता की गारंटी बनी रहेगी। राष्ट्र अस्तित्व में कब तक रहेगा? जब तक लोगों से सलाह लिया जाता रहेगा तब तक राष्ट्र अस्तित्व में रहेगा। और तब तक राष्ट्र कब तक अस्तित्व में रहेगा? जब तक लोगों से सलाह लिया जाता रहेगा। सलाह लिए जाने का अधिकार किसके पास है? सलाह लिया जाने का अधिकार किसके पास है? तो प्रांत के निवासियों के पास है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन अर्नेस्ट रेनन का। अर्नेस्ट क्या कहता है? अर्नेस्ट रेनन कहता है कि अगर दुनिया में केवल एक कानून होगा और उसका केवल एक मालिक होगा तो स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक, तो इसके अनुसार क्या करना है? तो इसके अनुसार करना है कि स्वतंत्रता वहाँ तक सीमित होगी जो केवल एक प्रांत में होगी। ठीक है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो देखने को मिलती है फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलती है। किस क्रांति में? फ्रांस की क्रांति में 1789 में जो हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार पर सामूहिक भावना पैदा की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार पर। किस पे? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार पर इसने सामूहिक भावना पैदा की थी। किसमें? राष्ट्रवाद में, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार पर। फ्रांस में किस भाषा को हतोत्साहित किया गया था? तो फ्रांस में क्षेत्रीय बोली को हतोत्साहित किया गया था। फ्रांस में किस भाषा को हतोत्साहित किया गया था? तो क्षेत्रीय बोली को हतोत्साहित किया गया था। फ्रांस किस भाषा को राष्ट्र की साक्षर भाषा बनाया गया? फ्रांस के किस भाषा को राष्ट्र की साक्षर भाषा बनाया गया? तो वह थी पेरिस की फ्रेंच को। किसको? पेरिस की फ्रेंच भाषा को। और जो क्षेत्रीय बोली थी उसको हतोत्साहित किया गया था। फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यह किसका कथन है? तो क्रांतिकारियों का कथन है। कि क्रांतिकारी क्या कह रहे हैं? तो क्रांतिकारी कह रहे हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यह कहा था क्रांतिकारियों ने कहा था। किस शासन से मुक्ति कराने का बात कर रहा है? तो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासक से मुक्त कराए। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? क्रांतिकारियों के नाम से गठित होने में मदद करेगा। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना छात्र और मध्यम वर्गीय ने की थी। फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को
गठित होने में मदद करेगा। कौन? क्रांतिकारियों में। किसने किया? फ्रांस में यूरोप के अन्य लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराने में। एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। यह बात किसने कहा था? क्रांतिकारियों ने कहा था। जैकोबिन क्लब की गतिविधि और अभियान ने किसके लिए रास्ता तैयार किया था? तो फ्रेंच की सेना के लिए रास्ता तैयार किया था। क्या कह रहा है कि जैकोबिन क्लब की जो गतिविधि थी और जो अभियान किए जा रहे थे उसने किसके लिए रास्ता तैयार किया? तो फ्रेंच की सेना के लिए रास्ता तैयार किया था। जैकोबिन क्लब की गतिविधि और जैकोबिन क्लब का अभियान किसके लिए रास्ता तैयार किया? तो फ्रांस की सेना के लिए। फ्रेंच की सेना 1790 के दशक में कहाँ घुसी थी? तो फ्रांस की सेना जो थी, फ्रांस की सेना वह 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में घुसी हुई थी। कहाँ पे घुसी हुई थी? हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में और इटली में घुसी हुई थी 1790 में फ्रेंच की सेना। फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में कब पहुंचनी शुरू की? यानी कि फ्रांसीसी सेनाएं ने राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में कब पहुंचाना शुरू किया? तो क्रांतिकारियों के युद्ध के साथ। यानी जब क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गए थे उसी समय फ्रांस की सेना ने राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में पहुंचाना शुरू कर दिया था। फ्रांस से में दोबारा राजतंत्र किसने लाया था? तो फ्रांस में दोबारा राजतंत्र नेपोलियन ने लाया था। फ्रांस में दोबारा राजतंत्र किसने लाया था? तो फ्रांस में दोबारा राजतंत्र नेपोलियन लाया था। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई थी। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? 1804 में। नेपोलियन की नागरिक संहिता को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? नेपोलियन की नागरिक संहिता को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो फ्रांस के नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर और फ्रांस में पूरे, यानी फ्रांस के नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र थे उस पर और पूरे फ्रांस में लागू की गई थी। यानी पूरा फ्रांस का इलाका था उसमें, क्योंकि फ्रांस का ये राजा बनता है, ठीक है। जब फ्रांस का राजा बनेगा 1904 में तो पूरे फ्रांस में ही लागू करेगा ना, जो अधिकार देगा, तो पूरे फ्रांस में लागू हुआ था और फ्रांस के अधीन जो क्षेत्र थे वहाँ पे लागू किए गए थे। नेपोलियन नागरिक संहिता में क्या वर्णित किया गया है? तो पहला है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किया गया। दूसरा, कानूनी के समक्ष बराबरी दी गई सबको, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। किसमें बातें कही गई थी? तो नेपोलियन की संहिता में बात की गई थी, नागरिक संहिता में। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? यानी कि डच गणतंत्र में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में नेपोलियन ने क्या बदलाव किया था? तो नेपोलियन ने वहाँ पे प्रशासनिक विभाजन कर प्रशासनिक विभाजन सरल बनाया था। दूसरा, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया था। तीसरा, किसानों को भूदासत्व और जमींदारी से मुक्ति दिलाई थी। और चौथा, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया था। यानी शहर में जो कारीगरों की श्रेणी के जो संघों के नियंत्रण बनाए गए थे संघों के द्वारा, उसके नियंत्रण को हटा दिया था। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। नेपोलियन द्वारा लागू नीति की नई आज़ादी किसने चली थी? तो किसान, कारीगर, मजदूर, नए उद्योगपति। यानी कि क्या पूछा है कि नेपोलियन द्वारा लागू नीति की नई आज़ादी किसने चली? नई आज़ादी किसने चली, किसने चखी दिया है, किसने चखी? यानी कि नेपोलियन द्वारा लागू कई जो नीति थी, कौन सी नीति? जो नई नीति लागू की गई थी नागरिक संहिता, तो इसमें उसकी आज़ादी को किसने चखा था? तो किसान चखे थे, कारीगर चखे थे, मजदूर चखे थे और नए उद्योगपति चखे थे। नए समान कानून, एक समान कानून, एक मानक भार, नाप और तौल, एक राष्ट्रीय मुद्रा से किसे लाभ हुआ? तो उद्योगपति और सामान बनाने वाले लघु उत्पादक को लाभ हुआ था। इस नियम से क्या हुआ था? तो इस इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं में पूंजी के आवागमन में सहूलियत हुई। कहाँ के लोगों ने फ्रांसीसी सेना को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया था? तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड शुरुआत में और बाद में ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और बारसा। क्या पूछा क्वेश्चन कि कहाँ के लोगों ने, यानी कि कहाँ के निवासियों ने फ्रांसीसी सेना को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया था? यानी कि जब फ्रांसीसी सेना उन देशों में पहुंची तो वहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता दिए जाने के रूप में उनको तोहफा दिया था कि ये लोग हमें स्वतंत्रता दिलाएंगे। तो कहाँ पे? शुरुआत में तो हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में इनको मिला था। कहाँ पे? हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में। लेकिन बाद में इन्हें ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और बर्सा में भी मिलने लगा था। एंड्रियास रेबमान कौन था? एंड्रियास रेबमान कौन था? तो एंड्रियास रेबमान एक पत्रकार था। जर्मन पंचांग का डिजाइन किसने और कब तैयार किया था? तो जर्मन पंचांग का डिजाइन एंड्रियास रेबमान ने किया था। जर्मन पंचांग का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एंड्रियास रेबमान ने किया था। कब? 1798 ईस्वी में किया था। रेबनान किस शहर में रहता था? तो रेबनान जो था वो मेंज शहर में रहता था। किस शहर में रहता था? मेंज शहर में रहता था। रेबनान किस गुट का सदस्य था? तो जर्मन जैकोबियन का सदस्य था। किसका था? जर्मन जैकोबियन का सदस्य था। रेबमान अपने चित्र में किसका चित्रण प्रस्तुत किया था? तो जर्मन प्रांत केसल का किला। किसका? जर्मन प्रांत केसल का किला का किसका प्रतीक था? निरंकुश का प्रतीक था। इसका चित्रण किया था रेबमान ने। इस चित्र में क्या नारा लिखा हुआ था? तो इस चित्र में नारा लिखा हुआ था कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। क्या किसमें कर लेनी चाहिए? लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। किसने बनाया था ये वाला चित्र? तो रेबनान ने बनाया था। रेबमान, 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 लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान,
रेपमान क्या कह रहा है कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, रेपमान। और इसमें किसका चित्र बनाया था, तो जर्मन प्रांत केसल का, किसका, जर्मन प्रांत केसल का चित्र बनाया था, जो निरंकुश का प्रतीक था। ज्वेब्रेकन शहर पर कब्जा किसने किया था, तो ज्वेब्रेकन शहर पर कब्जा फ्रेंच सेना ने किया था। यानी किस शहर पर फ्रेंच सेना ने कब्जा किया था, तो ज्वेब्रेकन शहर पर कब्जा फ्रांस सेना ने किया था। इस घटना का चित्र किसने बनाया था, तो इस घटना का चित्र कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाया था। कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने कौन सी घटना बनाया था चित्र, तो जब फ्रांस की सेना ने ज्वेब्रेकन शहर पर कब्जा किया था, तो उस घटना का चित्र कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाया था। ये जर्मन चित्रकार था। फ्रांसीसी सेना की पोशाक क्या थी, फ्रांसीसी सेना की पोशाक क्या थी, तो फ्रांसीसी सेना की पोशाक नीला, सफ़ेद और लाल थी। क्या थी, नीला, सफ़ेद और लाल। फ्रांसीसी सेना को किस रूप में दिखाया गया है, तो फ्रांसीसी सेना को एक दमनकारी के रूप में दिखाया गया है। किस सेना के रूप में दिखाया गया, दमनकारी के रूप में। कार्ल स्क्रैपर ने अपने चित्र में कौन सा नारा दिया है, तो कार्ल स्क्रैपर ने अपने चित्र में नारा दिया है कि हमसे आज़ादी ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। हमसे आज़ादी ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह नारा किसने दिया था, तो कार्ल स्क्रैपर ने दिया था। कौन से चित्र में, तो जब वो फ्रांस की सेना कहाँ पे जीत जाती है, तो ज्वेब्रेकन शहर में जीतती है, तो उसमें इसने भाषण दिया था या लिखा था। इस नारा का प्रयोग किसके लिए व्यंग्य के रूप में किया गया था, तो फ्रांसीसियों के लिए व्यंग्य के रूप में किया गया था। किसके लिए व्यंग्य के रूप में किया गया था, तो फ्रांसीसियों के लिए। फ्रांसीसी जिस इलाके में जाते राजतंत्र का विरोध करके मुक्तिदाता बन जाते थे। यानी कि फ्रांसीसी जिस इलाके में जाते थे राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। नेपोलियन ने लाइप्जिग की लड़ाई कब हारता है, तो नेपोलियन लाइप्जिग की लड़ाई 1813 में हारता है। वियना की संधि कब हुई थी, वियना की संधि 1815 में हुई थी। 18वीं सदी के मध्य में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड किस में बट गए थे, तो 18वीं सदी में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, जर्मनी जो था वो राजशाही में बट गया था, और इटली जो था वो डचियों में बट गया था, और स्विट्जरलैंड कैंटेनों में बट जाता है। इनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, इनके शासकों के क्या थे, स्वायत्त क्षेत्र थे। जर्मनी राजशाही में बट गया, इटली डचियों में बट गया, और स्विट्जरलैंड जो था वह कैंटेनों में बट गया था। पूर्वी और मध्य यूरोप किसके अंतर्गत आते थे, तो पूर्वी और मध्य यूरोप जो थे वह निरंकुश राजतंत्र के अधीन आ रहे थे। ठीक है, पूर्वी यूरोप और पूर्वी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप जो था और मध्य यूरोप किसके अंतर्गत था, तो निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। पूर्वी और मध्य यूरोप में किस तरह के लोग थे, तो अलग अलग संस्कृति और अलग अलग सामूहिक पहचान के, जो अपने आप को एक नहीं मानते थे। अलग अलग भाषा और विभिन्न जाति समूह के लोग भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य कौन था, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य हैब्सबर्ग था। कौन सा वर्ग था, हैब्सबर्ग था। हैब्सबर्ग साम्राज्य का स्वरूप कैसा था, तो हैब्सबर्ग का साम्राज्य का स्वरूप जो था यह अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। जैसे एल्पस के तिराल और ऑस्ट्रिया सुटेनलैंड बोहेमिया से मिलकर बना था। किससे मिलकर बना था, तो एल्पस के तिराल से और ऑस्ट्रिया सुटेनलैंड और बोहेमिया से मिलकर बना था। लम्बार्डी, बोनेशिया, हंगरी और गिलिसिया, ठीक है, किससे मिला था, लम्बार्डी, वेनेशिया, हंगरी और गिलिसिया। क्या पूछा है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य का स्वरूप कैसा था, तो यह जो था साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। जैसे अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से, तो एल्पस का टिराल था, ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया था, सुटेनलैंड था, बोहेमिया था, लम्बार्डी था, बोनेशिया, हंगरी और गलीशिया। एक क्षेत्र में कौन थे, एक क्षेत्र में एल्पस का तिराल था, एक क्षेत्र में ऑस्ट्रिया, सुटेनलैंड और बोहेमिया था, एक क्षेत्र में लम्बार्डी, वेनेशिया, हंगरी और गलीशिया थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य जिस पर शासन करता था उनके प्रभावशाली देश कौन कौन हैं, तो हैब्सबर्ग साम्राज्य जिस पर शासन करता था उसके प्रभावशाली देश हैं, टिराल है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, सुटेनलैंड है, बोहेमिया है, लम्बार्डी है, वेनेशिया है और गलीशिया है। हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग व देश जो अधीन रहते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग व देश जो अधीन रहते थे, तो वह थे उत्तर में बोहेमिया और स्लोवाक थे, कार्निवोला में स्लेवेट्स थे, दक्षिण में क्रोएट थे और पूर्व में ट्रांसवेलियन में राउमन के लोग थे। किसमें थे, ट्रांसवेलियन में राउमन के लोग थे पूर्व में। हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले देश किस तरह एक साथ थे, हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले देश किस तरह एक साथ थे, तो केवल एक सम्राट के प्रति निष्ठा के आधार पर बस एक थे। किस आधार पर जो एक थे, तो केवल सम्राट के प्रति निष्ठा के आधार पर एक थे। बोहेमिया में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो बोहेमिया में ज़्यादा जर्मन थे। बोहेमिया में ज़्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले लोग थे, तो ज़्यादातर लोग जर्मन भाषा बोलने वाले थे। इतालवी भाषी प्रांत कौन सा देश था, तो लम्बार्डो व वेनेशिया था। कौन सा था, लम्बार्डो और वेनेशिया जो था वो इतालवी भाषा बोलने वाले थे। हंगरी में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी, तो आधे लोग जो थे वो मैग्यार भाषा बोलते थे और आधे लोग जो थे वो अलग अलग भाषा बोलते थे। यानी हंगरी में जो लोग जनसंख्या थी उसमें आधे लोग मैग्यार की भाषा बोलते थे और आधे लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। गालिशियन में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो गालिशियन में कुलीन वर्ग की पोलिश भाषा बोली जाती थी। गालिशियन में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो कुलीन वर्ग में पोलिश भाषा बोली जाती थी। कुलीन वर्ग व नया मध्य वर्ग
सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था जमीन का मालिक कुलीन वर्ग। कौन था? जमीन का मालिक था कुलीन वर्ग। कहाँ पे? यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। कौन सा वर्ग था? जमीन का मालिक और कुलीन वर्ग था। प्रभुत्वशाली वर्ग का सदस्य कैसा जीवन जीता था? तो साझा जीवन जीता था, अर्थात ग्रामीण में जमीन जायदाद अधिक, शहर में हवेली के मालिक होते थे। ठीक है, ग्रामीण में क्या होता था? इनका जमीन जायदाद अधिक होता था और शहर में ये हवेली के मालिक होते थे। प्रभुत्वशाली वर्ग राजनीतिक प्रयोग के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्रभुत्वशाली वर्ग राजनीतिक प्रयोग के लिए फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। प्रभुत्वशाली वर्ग का परिवार कैसे जुड़ा होता था? तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से। किस संबंध के माध्यम से? वैवाहिक संबंध के माध्यम से इनका जुड़ा होता था। यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? तो यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो थी वह किसान वर्ग की थी। यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? किसान वर्ग की। किराएदार और छोटे काश्तकार यूरोप में किस क्षेत्र में खेती करते थे? तो पश्चिमी यूरोप में खेती करते थे। यानी किराएदार और छोटे काश्तकार जो थे, काश्तकार लिखा क्या है? छोटे काश्तकार जो थे यूरोप में किस क्षेत्र में खेती करते थे? तो पश्चिमी यूरोप में खेती करते थे। भूदास खेती कहाँ करते थे? तो भूमिदास जो थे वह खेती पूर्वी व मध्य यूरोप में करते थे। यानी पूर्वी और मध्य यूरोप में खेती कौन करते थे? तो भूदास करते थे। और पश्चिमी यूरोप में खेती कौन करते थे? तो किराएदार और छोटे काश्तकार वाले खेती करते थे। यूरोप के किस क्षेत्र में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी? तो पूर्वी व मध्य यूरोप में जो खेती थी वह विशाल क्षेत्र में बटी हुई थी, जमींदारों या जागीरों में बटी हुई थी। और पूर्वी व मध्य यूरोप में खेती कौन कर रहा था? तो पूर्वी और मध्य यूरोप में भूदास खेती करते थे। तो भूदास वहीं करेंगे जहाँ की भूमि जागीरों में बटी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि भूदास खेती कहाँ पे करेंगे? तो भूदास खेती वहीं पे करेंगे जहाँ की जागीरें बटी हुई। इसलिए मध्य पूर्वी और मध्य यूरोप में ज़्यादातर किसान खेती करते थे। यूरोप के किस क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में वृद्धि, शहर का विकास, वाणिज्यिक केंद्र का उदय हुआ? तो वह पश्चिमी और मध्य यूरोप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी और मध्य यूरोप में हुआ था, पूर्वी यूरोप में नहीं हुआ था। क्यों? पूर्वी यूरोप में जानते हो पूर्वी यूरोप में कौन रहता है? रूस। वहाँ औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। एक चीज़ यहाँ भी हम समझ सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसान की थी, किराएदार और छोटे काश्तकार कहाँ पे खेती करते थे? तो पश्चिमी यूरोप में करते थे, क्योंकि जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र था वहाँ पे किसान ज़्यादा संख्या में नहीं थे। भूदास कहाँ पे ज़्यादा खेती करेंगे? तो पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में। फ्रांस और जर्मनी में कुछ हिस्सों में औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में औद्योगिकरण की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। और इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद कौन सा समूह अस्तित्व में आया था? तो औद्योगिक क्रांति के बाद श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग जो था वह अस्तित्व में आया था। मध्य और पूर्वी यूरोप में ऐसे समूह का आकार कब तक छोटा देखने को मिलता है? तो 19वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार कब लोकप्रिय हो गए? तो कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गए थे। उदारवादी राष्ट्र क्या मायने थे? उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे? तो यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़े विचार उदारवाद से कब जुड़े? तो 19वीं सदी के शुरुआत में जुड़े थे। कब जुड़े थे? 19वीं सदी के शुरुआत में। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़े विचार उदारवाद से कब जुड़े? तो 19वीं सदी के शुरुआत में जुड़े थे। लिबरलिज्म शब्द किससे बना है? तो लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लीबर से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के लीबर से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? तो नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि आज़ादी और कानूनी में समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद कैसी सरकार के समर्थक थे? तो ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो। कौन? उदारवाद। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद किस सरकार के पक्षधर थे? तो निरंकुश शासक के पक्षधर थे, पादरी के अधिकार की समाप्ति के पक्षधर थे और संविधान तथा प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे। कानून के समक्ष बराबर का विचार किस पर लागू नहीं था? तो मताधिकार पर। यानी कानून के समक्ष बराबर का विचार किस पर लागू नहीं था? मताधिकार पर लागू नहीं था। 19वीं सदी में उदारवादी किस संपत्ति के स्वामित्व अधिकार पर बल देते थे? तो निजी संपत्ति पे बल देते थे। उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग फ्रांस में क्रांतिकारियों ने किया था। उदारवाद प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस कब थोड़े समय के लिए सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला था? तो जैकोबियन शासन में मिला था। यानी कि फ्रांस में कब थोड़े समय के लिए सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला था? तो कब मिला था? तो जब जैकोबियन का शासन था उस वक्त मिला था। किसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था? तो नेपोलियन संहिता ने किया था। किसने? नेपोलियन संहिता ने। महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकार की मांग करते हुए कब आंदोलन चलाए? तो संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रारंभ में चलाए थे।
कब चलाए थे? 19वीं सदी, संपूर्ण 19वीं सदी यानी पूरा 19वीं सदी का जो काल था उसमें आंदोलन चलाए थे, और 20वीं सदी का जो प्रारंभिक दौर था उसमें चलाया था इस आंदोलन का। किस आंदोलन को? कि महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक में अधिकार की मांग को लेकर पूरे 19वीं सदी में चलाया था और 20वीं सदी के प्रारंभ में चलाया था। उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में किसका बदलाव का पक्षधर था? तो उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में बाजारों की मुक्ति का पक्षधर था, चीज़ों तथा पूंजी पर से राज्य के नियंत्रण को खत्म करने का पक्षधर था। 19वीं सदी में उभरते हुए मध्यम वर्ग की जोरदार मांग क्या थी? तो आर्थिकी से संबंधित मांग थी इनकी। नेपोलियन ने प्रशासनिक नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक कदम में कितने प्रांतों को मिलाकर एक महासंघ बनाया था? तो नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक पदों में 39 राज्यों को मिलाकर, कितने? 39 राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया था। 39 राज्यों के महासंघ किस देश से संबंधित था? तो 39 राज्यों का महासंघ जर्मनी भाषा राज्य से 19वीं सदी के प्रारंभ से संबंधित है। कब? 19वीं सदी के प्रारंभ से जर्मनी भाषी राज्य से संबंधित है। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी कितने सीमा शुल्क से गुजरना पड़ता था? तो 11। यानी कि 1833 तक में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी कितना सीमा शुल्क तक गुजरना पड़ता था? तो 11 सीमा शुल्क तक गुजरना पड़ता था। इन सीमा शुल्कों पर कितने प्रतिशत शुल्क देना होता था? तो 5% शुल्क देना होता था। शुल्क व वस्तुओं का वजन या आकार के आधार पर क्यों लगाए जाते थे? क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी मापतौल अपनी थी। कपड़े मापने का पैमाना क्या था? तो कपड़े मापने का पैमाना एले था। क्या था? एले था। कपड़ा मापने का पैमाना एले था। जगह बदलने पर कपड़े की लंबाई में भी परिवर्तन हो जाता था। जैसे एक लंबा कपड़ा फ्रैंकफर्ट में कितना होता था? तो 54.7 सेंटीमीटर होता था। और एक लंबा कपड़ा मेंज में 55.1 सेमी होता था। न्यूरेमबर्ग में वही कपड़ा 65.6 सेमी होता था और फ्राइबर्ग में वही कपड़ा 53.5 सेमी होता था। तो हर क्षेत्र में मापन की प्रक्रिया अलग अलग थी। शुल्क की समस्या से निपटने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो शुल्क की समस्या से निपटने के लिए जालबेराइन संघ की स्थापना 1834 में की गई थी। कितने इसमें थे? तो कितने थे? अभी हमने पढ़ा ना मेरे भाई, 339 राज्य थे। जलवेराइन संघ की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो जलवेराइन संघ की स्थापना प्रसा की पहल पर की गई थी। जलवेराइन संघ में कौन सा राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हुआ? तो जर्मन राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हुआ था। जलवेराइन ने शुल्क अवरोध समाप्त कर मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी? तो मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। इन मुद्राओं की संख्या पहले कितनी थी? तो इन मुद्राओं की संख्या पहले 30 थी और जब जलवेराइन संघ आया तो उसने शुल्क अवरोध को समाप्त करने के लिए मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। गतिशीलता और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक किसने बनाया था? तो गतिशीलता और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया था रेलवे के जाल ने। किसने बनाया था? रेलवे के जाल ने बनाया था। व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं किसने मजबूत बनाया? तो आर्थिक राष्ट्रवादी की लहर ने बनाया था। यानी व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं किसने मजबूत बनाया? तो व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाने का काम किया था आर्थिक राष्ट्रवादी की लहर ने। जलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है, यह विचार किस व्यक्ति का है? तो फ्राइडरिक लिस्ट का है। किसका है? फ्राडरिक लिस्ट का है। फ्राडरिक लिस्ट का है। किसका विचार है कि जलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक शब्द में या एक राष्ट्र में बांध देना है, यह विचार फ्राइडराइक लिस्ट का है। फ्राइडराइक लिस्ट कौन था? तो फ्राइडराइक लिस्ट था कि जर्मन के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। किसके? जर्मन के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आता है। कौन सा? रूढ़िवाद का मतलब क्या है? 1815 के बाद एक नया वर्ग कौन सा आता है? रूढ़िवाद। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्था और रिवाजों पर जोर देते हैं, तेज के बदले धीरे धीरे बदलाव का समर्थन करते हैं। यूरोप की सरकार किसकी हार के बाद रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी? तो जो यूरोप की सरकार थी वह नेपोलियन की हार के बाद रूढ़िवादियों की भावना से प्रेरित थी। किन यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। यानी ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन की हार के बाद बैठक कहाँ पे हुई थी? तो वियना 1815 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वियना में 1815 में। वियना कांग्रेस की मेजबानी कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक था। कौन था? ड्यूक मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। वियना कांग्रेस में क्या लक्ष्य रखा गया? तो वियना कांग्रेस में उन सभी में बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्ध के दौरान थे। यानी कि जो नेपोलियन युद्ध के दौरान जितने भी नियम बनाए थे उन सभी नियमों को क्या करना था? खत्म करना था। बैठकों को बाद में क्या क्या बदलाव किए गए? तो बैठकों में बाद बुर्बो राजवंश की सत्ता को फिर से बहाल किया गया। फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जो नेपोलियन के अधीन थे। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्यों का कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस की सीमाओं पर कौन कौन राज्य स्थापित किए गए थे? तो फ्रांस की सीमाओं पर फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड, और नीदरलैंड में कौन शामिल था? तो नीदरलैंड में बेल्जियम शामिल था। फ्रांस के उत्तर में किसे स्थापित किया गया? तो फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड को। किसको? नीदरलैंड को। यानी कि उत्तर में फांसी लगते ही फ्रांस के उत्तर में, तो फ्रांस के उत्तर में नींद आ गई। क्या आ गई? फ्रांस के उत्तर में नींद आ गई। और फ्रांस के दक्षिण में क्या हुआ? तो पिडमांट में जेनेवा को शामिल किया गया। किसमें?
फ्रांस के पश्चिम दक्षिण में क्या गया था? फ्रांस के दक्षिण में पिडमांट में जेनेवा को शामिल किया गया था। वियना संधि के तहत प्रसा को कौन सा इलाका मिला? तो वियना संधि के तहत प्रसा को उसके पश्चिमी सीमा पर नए इलाके मिले और दूसरा शैक्षणिक का एक हिस्सा मिला था। किस वियना संधि के तहत जर्मनी को क्या मिला था? जर्मनी को, जिसे प्रसा कहते हैं, तो प्रसा को उसके पश्चिमी सीमा पर नए इलाके मिले और शैक्षणिक का एक हिस्सा मिला। वियना संधि के तहत ऑस्ट्रिया को क्या मिला था? तो वियना संधि के तहत ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण मिला था। क्या मिला था? उत्तरी इटली का नियंत्रण मिला था। वियना संधि नेपोलियन के किस कार्य का बरकरार रखा गया था? तो वियना संधि में नेपोलियन के 39 राज्यों के जर्मन संघ को महासंघ को बरकरार रखा गया था। वियना संधि के तहत रूस को कौन सा हिस्सा मिला? तो रूस को पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा मिला था। वियना संधि के तहत राज्यों के बंटवारे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राज्यों के बंटवारे का मुख्य उद्देश्य था कि उन राजतंत्रों की बहाली जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। दूसरा, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था कैसी थी? तो निरंकुश थी। रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक कौन थे? तो उदारवादी राष्ट्रवादी ने रूढ़िवादी व्यवस्था के विरोध में कौन सा मुद्दा उठाया? तो प्रेस की आज़ादी का उठाया। यानी उदारवादी राष्ट्रवादी ने रूढ़िवादी व्यवस्था के विरोध में कौन सा मुद्दा उठाया? तो प्रेस की आज़ादी का। क्रांतिकारी की बात करें तो उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत कब हो गए थे? तो 1815 के बाद रूढ़िवादी के दमन में। 1815 के बाद यूरोप में किसे क्रांतिकारी माना जाता है? तो 1815 के बाद यूरोप में राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करने वालों को और स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध और संघर्ष करने वालों को क्या माना गया? क्रांतिकारी माना गया। यूरोप में क्रांतिकारियों का कौन सा वर्ग उभरा था? तो क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण देना और दूसरा गुप्त संगठन की स्थापना करना। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए किसे अनिवार्य माने हैं? तो संघर्ष को अनिवार्य माना है। इटली का क्रांतिकारी कौन था? तो जेस्युपे मेजनी था। मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो 1807 में जेनेवा में हुआ था। मेजनी किस गुप्त संगठन का सदस्य था? तो कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था। मेजनी को 24 वर्ष की अवस्था में कहाँ पर क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया? तो लिगुरिया में। कहाँ पे? मेजनी को 24 वर्ष की अवस्था में कहाँ पर क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया? तो लिगुरिया में क्रांति करने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया। मेजनी ने किन दो गुप्त संगठन की स्थापना की? तो मेजनी ने मरसेई में यंग इटली की स्थापना की। किसमें? मरसेई में यंग इटली की स्थापना की और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। किसकी? यंग यूरोप की स्थापना बर्न में 1833 में। दोनों, यानी कि यंग यूरोप की स्थापना कहाँ पे की? तो यंग यूरोप की स्थापना बर्न में की और यंग इटली की स्थापना मरसेई में की। यंग इटली मरसेई, मरसेई यंग इटली। मर जा इटली खा खा के, मर जा इटली खा खा के, मर जा इटली खा खा के, मरसेई, मरसेई मतलब मर जा इटली खा खा के। और यंग यूरोप बर्न में। इस गुप्त संगठन के सदस्य कहाँ के जो समान विचार रखते थे? तो इस गुप्त संगठन के सदस्य जो थे वह पोलैंड के थे, फ्रांस के थे, इटली के थे और जर्मनी के थे। ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई है, यह कथन किसका है? मेजनी का। कौन सा एकीकरण इटली के मुक्ति का आधार हो सकता है? तो इटली के छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के आधार पर एकीकृत गणतंत्र बनाना था। जर्मनी और स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन का बनना किस मॉडल की देखा देखी थी? तो इटली के मॉडल की देखा देखी थी। मैथ्सिनी ने किस स्वप्न से रूढ़िवादियों का हरा दिया? तो मैथ्सिनी ने राजतंत्र का घोर विरोध और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के आधार पे इस स्वप्न देखा था। इसी स्वप्न के आधार पर उसने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने मेजनी के लिए क्या कहा था? तो मेटरनिक ने मेजनी के लिए कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। जोसेफ मेजनी ने बर्न में यंग यूरोप की स्थापना कब की थी? तो 1833 में की थी। किताब में यंग यूरोप की स्थापना का चित्र किसने बनाया था? तो गियाकोमो मोंतेगाजा ने बनाया था। किसने? गियाकोमो मोंतेगाजा ने बनाया था। क्रांतिकारियों का युग कब माना जाता है? 1830 से लेकर 1848 तक। क्रांतिकारियों के युग का दौर कब कहा जाता है? 1830 से 1848 तक। यूरोप के कई क्षेत्रों में कब उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा? तो जब रूढ़िवादी व्यवस्था ने अपनी ताकत और मजबूत बनाने की कोशिश की। यूरोप में ऐसे क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं जहां उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति के लिए एक साथ आए थे? तो इटली और जर्मनी ऑटोमन साम्राज्य के, और दूसरा आयरलैंड और पोलैंड के कुछ क्षेत्र के समय। उदारवादी राष्ट्रवादी में कौन लोग थे? उदारवादी राष्ट्रवादी में कौन लोग थे? तो शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे, प्रोफेसर, स्कूल अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे लोग थे। उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियों द्वारा प्रथम विद्रोह कब किया गया था? तो उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम विद्रोह 3 जुलाई 1830 को किया गया था। इस विद्रोह में क्या हुआ जो 3 जुलाई 1830 में हुआ था? तो इस विद्रोह में हुआ था कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, रूढ़िवादी और बुर्बो राजवंश का खात्मा। जुलाई 1830 की घटना कहाँ पे हुई थी? तो जुलाई 1830 की घटना फ्रांस में हुई थी। संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? तो संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष था लुई फिलिप। जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। यह वक्तव्य किसका था? तो यह वक्तव्य था मेटरनिक का था। जुलाई क्रांति कहाँ पर भड़का था? तो जुलाई क्रांति ब्रुसेल्स में बढ़ता था। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में भड़का था। जुलाई क्रांति के भड़कने से ब्रुसेल्स किससे अलग हो गया? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया।
किस घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया? तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान की आज़ादी के लिए संघर्ष प्रारंभ कब हुआ था? तो 1921 में। यूनान में राष्ट्रवादियों को किसका समर्थन मिला था? तो निर्वासन में रहने वाले यूनानी और पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला था। पश्चिमी यूरोप के लोग किसके प्रति सहानुभूति रखते थे? तो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति। कवियों और कलाकारों ने यूनान के किस सभ्यता का पालन किया था? किस सभ्यता का पालन किया था? तो यूरोपीय सभ्यता। नेपोलियन ने किसके विरुद्ध यूनान के लिए जनमत जुटाया? तो मुस्लिम संप्रदाय के प्रति। 15वीं शताब्दी से यूनान किसका हिस्सा था? तो 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान के संघर्ष के लिए धन जुटाना और लड़ने भी गए थे कौन? अंग्रेज की कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई थी? तो लॉर्ड बायरन की मृत्यु 1824 में बुखार से हुई थी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मान्यता मिली? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1832 में मान्यता मिली, जब कुस्तुनतुनिया की संधि से संबंधित था।